वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरी दुनिया इस समय एक दुश्मन से लड़ रही है और वो दुश्मन है कोरोना। भारत के सामने भी वो दुश्मन है, लेकिन इसके साथ साथ भारत के और भी दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक साथ तीन मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई कोरोना के खिलाफ, दूसरी लड़ाई चीन और तीसरी लड़ाई पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी की बात तो कोरोना से बचाव के मामले में कहा था, लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग में देश को सतर्क कर रहे थे, उसी वक्त वो खुद भी सतर्क थे दो और दुश्मनों से। बात भले कोरोना की कर रहे थे। आप कोरोना वैश्विक महामारी, उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त एक दुश्मन से लड़ रही है, जिसका नाम कोरोना है। उसी वक्त भारत तीन दुश्मनों से 2020 का मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहला दुश्मन पाकिस्तान है, जो चीन की शह पर चलता है। दूसरा दुश्मन चीन है, जिसने कोरोना के दौरान भी पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर अपना सैनिक अभ्यास करने की जुर्रत की। और तीसरा दुश्मन कोरोना है, जो चीन से चला है, पूरी दुनिया में फैला है और हिंदुस्तान भी उससे जूझ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस कोरोना काल में खड़ी हो गई है। अगर सावधानी नहीं रहती तो पुलवामा में आग की ये धधकती लपटें आज हिंदुस्तान को खून के आंसू रुला रही होती। तब पिछले साल 14 फरवरी का वो मंजर हमारी रूह को कपकपा देता, जब हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उस शहादत का बदला एयर स्ट्राइक से पूरा हुआ। हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं। थोड़ा सा पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो तो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां। वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है, खेल वहीं खेला जाएगा। पिछली बार की घटना से पुलिस ने, प्रशासन ने, सेना ने, खुफिया व्यवस्था ने, सबने सबक ले ली थी कि सिर्फ पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना ही समस्या का हल नहीं है, बल्कि पहले तो आतंक की हरकतों को रोकना होगा। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में इस बार पुलिस ने आतंकियों के मंसूबों के ही परखच्चे उड़ा दिए। और मिलिट्री में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे, सेंसेशनल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीना में जैश मोहम्मद का कमांडर कारी यासीन मारा गया, HM का रियाद को मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनैद सिफला मार गया। ये लोग प्रेशर में है कि, और ये लोग जो नए लीडरशिप इनके हैं, ये चाहता है बड़ा हादसा करके और ये दिखाना चाहे नेगेटिव पे कि मिलिटेंट का अपहरण है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पिछली बार पुलवामा में 40 जाबाजों को धोखे से शहीद कर दिया था। इस बार उनका इरादा 400 सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाने का था, लेकिन दुश्मन की इस चाल को हिंदुस्तान ने नाकाम कर दिया। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अब आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 2 यानी चीन पर। क्या कोई सोच सकता है कि जिस चीन से निकले कोरोना ने समूची दुनिया की जिंदगी को बदल दिया, वही चीन कोरोना से लड़ने की जगह हिंदुस्तान से चोरी चुपके लड़ने की हिमाकत करने लगेगा। नहीं तो 5-6 मई से ही चीन पूर्वी लद्दाख में आधमका है। वहां पेंगोंग त्सो झील और फिंगर एरिया क्षेत्र में चीनी सेना ने अतिक्रमण शुरू किया। गलवान नाला एरिया में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट KM 120 से 10-15 किलोमीटर दूर तक आकर टेंट वगैरह भी गाड़ दिए। उसी इलाके में चीन ने 5000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया।
लेकिन भारत ने भी पीठ नहीं दिखाई। दुश्मन के 5000 सैनिकों के जवाब में हिंदुस्तानी जवान भी लैश हो गए। अब मिन्नतें नहीं, हमारी नीति साफ है। भारत को आंख दिखाने का काम जो भी करेगा उसे नरमी से नहीं निपटा जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, ये दोनों दुश्मन तो काफी पहले से हिंदुस्तान के सिरदर्द बने हैं। अब इनमें वो अदृश्य दुश्मन कोरोना भी शामिल हो गया है। पूरी दुनिया में अब तक 58,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से त्रस्त हैं और 3,58,000 लोगों की जान जा चुकी है। उस अनुपात में भारत में कोरोना से लड़ने के लिए मोदी ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी। स्वास्थ्य के स्तर पर भी 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। एक साथ 3 दुश्मनों से सीधी भिड़ंत है ये। चीन इस शातिर चाल के केंद्र में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ चीन, उसकी शह पर चलने वाले पाकिस्तान और उसके फैलाए कोरोना का मुकाबला आज तक भी। तो इन 3 दुश्मनों में से भारत का सबसे पुराना दुश्मन है पाकिस्तान। आजादी के साथ ही 1947-48 की लड़ाई हो गई थी और उसके बाद से तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक लगातार कश्मीर घाटी को परेशान किए हुए। पिछले साल पुलवामा में जिस तरह का खूनी खेल उसने खेला था वो सबके सामने है। इस साल पुलवामा में उसने वैसी ही साजिश को दोहराने की कोशिश की। वलीद नाम का एक आतंकी है जो पाकिस्तानी आतंकवादी है। किस तरीके से आईईडी में माहिर है वो, ये भी अपने आप में जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी साजिश की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस धमाके में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उन नापाक इरादों के परखच्चे उड़ गए जिनको आतंकवादियों के दम पर उन्होंने पाल रखा था। पिछले साल फरवरी में पुलवामा में आतंकी हमले करके हमारे 40 जांबाज जवानों को शहीद बनाने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि फिर से एक बार दहला देंगे। कोरोना का समय है, किसी को कानो कान पता भी नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों और जवानों ने उनके इरादों को लपटों में उड़ा दिया। आज मॉर्निंग में अपना बीटीएस स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। पाकिस्तान ने कभी भारत को अपना दोस्त माना ही नहीं, इसीलिए साजिशों के नए प्रयोग करता रहता है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के साझा ऑपरेशन में आतंकवादियों की इस कार को वक्त रहते बर्बाद कर दिया गया जिसमें तबाही के सामान रखे थे, और फिर उसमें भारी मात्रा में रखे आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ ही एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। जम्मू कश्मीर पुलिस को वैसे इसकी भनक एक हफ्ते पहले ही मिल गई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऐसा घेरा बनाया कि आतंकवादियों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। हम आपको बताते हैं कि कैसे इसे अंजाम दिया गया। पुलवामा में सबसे पहले मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवादियों की इस हरकत की सूचना दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ ने सीआरपीएफ के आला अधिकारियों से बात की। इसमें सेना को भी शामिल किया गया क्योंकि जैश और हिजबुल की साझी आतंकी साजिश की बात सामने आई थी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चल चुका था कि एक कार
पुलवामा में श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ जाने वाली है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक है। इसके लिए बुधवार शाम को सभी नाकों पर अलर्ट कर दिया गया। रात के 11 बजे जब पुलिस ने कार को देखा तो रोकने की कोशिश। पुलिस को देखते ही सेंट्रो कार चला रहे आतंकी ने राजपुरा रोड की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया, लेकिन राजपुरा रोड पर भी पहले से नाकेबंदी थी। यहाँ आतंकी ने नाके तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी कार छोड़कर फरार हो गया। बाद में जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 45 किलोग्राम आईईडी विस्फोटक थे। इसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। अब उस विस्फोटक को डिफ्यूज करने की चुनौती थी, क्योंकि पुलवामा 1 में करीब 40 किलो विस्फोटक देश को बहुत महंगा पड़ गया था। जवानों ने रात भर इंतजार करके एक्सपर्ट की टीम को बुलाया और फिर गुरुवार सुबह 8 बजे बम स्क्वाड को बुलाकर आईडी को डिफ्यूज किया गया। इसको डिफ्यूज करने में भयंकर धमाका हुआ, जिसकी गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। और आगे क्या क्या हुआ, इसको चश्मदीद से सुनिए। फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है, अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। तो कितना नुकसान हुआ? क्या बताएंगे, इसको तकरीबन 30 लाख रुपया हो गया इस मकान में। अब ये सब खत्म हो गया। ये धुआं तो छट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की आंखों पर चढ़ा आतंक का धुआं कब छटेगा, ये साफ नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही भनक लग गई थी कि पाकिस्तान के जैश वाले आतंकी क्या करने वाले हैं। उनका इरादा तो जंगे बद्र के दिन ही हमले का था, यानी 11 मई को, रमजान का वो 17वां दिन जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई थी। लेकिन सुरक्षा गश्ती में आतंकी तब कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनकी कोशिशों में धमाका हो चुका है। अशरफ वाणी, पुलवामा, आज तक। पाकिस्तान लगातार अपनी आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो जारी रखता है। वो देश में अपने देख नहीं रहा है कि कोरोना से कैसे हालात हैं। वो सिर्फ इस कोशिश में जुटा रहता है कि कैसे भारत को परेशान कर सके। हमने देखा कि जब उसने उरी में हमला किया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया। जब उसने पिछले साल पुलवामा की वो कायराना कार्रवाई की तो भारत ने उसके बदले में जाकर एयर स्ट्राइक्स किए। लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान हो ही नहीं। पिछले साल इसी पुलवामा में पाकिस्तान के सिखाए पढ़ाए आतंकवादियों ने जो कुछ किया, उससे हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसी का नतीजा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया। आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने खुद को भारत का एक ऐसा दुश्मन बना दिया है जिसमें बस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदलते हैं, लेकिन उस देश का आतंकवादी नजरिया नहीं बदला। पाकिस्तान ने इमरान खान के राज में पिछले साल 138 बार घुसपैठ की। सीज फायर का उल्लंघन पिछली बार 3168 बार की और इस साल फरवरी तक ही 646 बार। जिस समय कोरोना से दुनिया त्रस्त है, खुद पाकिस्तान का हाल बेहाल है, लेकिन उसने कश्मीर में अपना आतंकवादी सरगना रियाज नाइकू को बनाया तो उसका काम तमाम हो गया। अब गाजी हैदर मौत का इंतजार कर रहा है। हर यूनिट को कई टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के मुताबिक वो अपना प्लानिंग करते हैं और कई बार उस प्लानिंग के हिसाब से वो कामयाब भी हो जाते हैं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए और लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये कार्रवाई हर यूनिट इसी तरीके से करती रहेगी। सेना ने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को निपटाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 250 आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। इनमें 70 विदेशी आतंकवादी हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे हुए हैं। लिपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश ए मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लिपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है। लंजोट और कालूचक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहाँ पर भी पैड टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है।
कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के केजी सेक्टर, बीजी सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिदीन बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है। अब लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं, इसलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनका इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो इस ताक में है कि कोई एक हाई प्रोफाइल अटैक या ऐसा कोई टेररिस्ट वायलेंस का वाकया क्रिएट करें जिससे कि वो सेंसेशनलाइज कर सकें चीज को, और जैसे कहते हैं कि वो मतलब वो कहें कि हमने बदला ले लिया, क्योंकि उनको उनके ऊपर भी एक दबाव है कि आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, JNK के 2 हिस्से किए गए और दोनों यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तो आपने क्या किया? ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बड़ी कामयाबी है और उसके साथ ही श्रेय देना होगा जिस तरीके से अलग अलग एजेंसियों की, अलग अलग सुरक्षा बलों का इसमें तालमेल देखा गया कि समय रहते इसे विफल किया गया। लेकिन इसका एक और मतलब यह है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सक्रिय है कि कुछ बड़ा करने में वो कामयाब हो, हालांकि हिंदुस्तान उससे अधिक तैयार है। पहले पाकिस्तान से आए आतंकी कुछ गड़बड़ करते थे तो हिंदुस्तान जवाब देता था। गड़बड़ियों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के मन का चोर भी सामने आ रहा है। कैसे इमरान खान लगातार ये ट्वीट करते रहे कि भारत अपनी तरफ से किसी गलत आतंकी कार्रवाई की बात करेगा ताकि वो पाकिस्तान से उसका बदला ले सके, ऐसी एक्टिंग कर सके। लेकिन अजीब सा इत्तेफाक है कि एक तरफ इमरान खान इस तरह के ट्वीट्स करते हैं और दूसरी तरफ वाकई इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। इमरान खान वैसे कोई भी लकीर ऐसी नहीं, कोई भी सीमा ऐसी नहीं जिसे लांग नहीं रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकाया। कहीं देखा नहीं होगा ऐसा देश जहां कोरोना का वायरस उसके नागरिकों को खा रहा है और उसका हुक्मरान बाइस्कोप लगाकर देख रहा हो कि उसका पड़ोसी क्या कर रहा है। यह काम पाकिस्तान ही कर सकता है, जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान को आपने भारत के नाम पर छाती कूटने के सिवा कुछ और बोलते नहीं देखा। और अब तो क्रिकेट में उनके जूनियर शाहिद आफरीदी भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। शाहिद आफरीदी ने कुछ दिनों पहले जो कुछ कहा था उससे आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोलते रहते हैं। अब पुलवामा में आतंकी साजिश से ठीक पहले बुधवार की दोपहर ही उन्होंने पीएम मोदी के बारे में एक बेहद अपमानजनक ट्वीट किया था। नाजी विचारधारा की तरफ भारत सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश, सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए और झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। तो आप भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को फांसीवादी कहने वाले इमरान खान के पाकिस्तान में क्या क्या होता है। अपने वजूद के 72 साल बाद भी बलूचिस्तान पर जुल्म करने में पाकिस्तान अपने पुराने रिकॉर्ड ही तोड़ता जा रहा है। वह बलूच लोगों और नेताओं की हत्या का आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगता है। 2006 में बलूच आंदोलन के नेता नवाब अकबर बुगटी की सेना ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में हिंदू बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सालाना 1000 से ज्यादा हिंदू या ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसलिए पाकिस्तान से जो हिंदू हिंदुस्तान आ जाता है वो वापस फिर जाना नहीं चाहता। अगर उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को सांप्रदायिक सद्भाव की नसीहत देते हैं तो ये पाखंड लगता है। आखिर 72 साल में पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की संख्या 23% से घटकर 3% कैसे हो गई? इमरान को मिर्ची इस बात से लगी है कि भारत ने अपने देश के अल्पसंख्यकों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया है। आज पाकिस्तान को पुलवामा में बारूदी विस्फोट की जगह
अपने कोरोना पीड़ितों के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार रवैये को देखिए कि मार्च में जब पीएम मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं आए। कोरोना से उनको क्या लेना देना? इमरान खान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बनाना है, जो दुर्भाग्य से है भी। भारत किस तरीके से अपने दुश्मनों को रिस्पॉन्ड करता है, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक तस्वीर है वो जो 2014 के पहले की है और एक तस्वीर 2014 के बाद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात को कहने से गुरेज नहीं किया कि वो अपनी सेना के साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भेजते हैं तो असफलता का पूरा जिम्मा लेने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए हम सर्जिकल स्ट्राइक भी देखते हैं, हम एयर स्ट्राइक भी देखते हैं, और सबसे कठिन फैसला कि कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाएगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ यही है अंदाज आज के भारत का। 2016 में उरी में आतंकी हमले के 10 दिन के अंदर ही भारत ने इसका बदला ले लिया। भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ 28-29 सितंबर की आधी रात पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुस गई। जाबाज जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी की भी नजर थी। मैं लाइव कांटेक्ट में था चीजें का। सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता। लेकिन पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई। उसने पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया। इसका जवाब भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बालाकोट कैंप पर तबाही मचाने वाली एयर स्ट्राइक से थी। लेकिन सबसे ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। कश्मीर के इस नाजुक मसले पर जहां पहले की सरकारें हाथ डालने से पीछे हट जाती थी, वहीं मोदी सरकार ने डंके की चोट पर इसे खत्म कर दिया। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पाकिस्तान शोर मचाता रहा, लेकिन उसका शोर दुनिया में किसी ने नहीं सुना आज तक। अब भारत के दूसरे दुश्मन की बात करते हैं, यानी चीन। चीन यूं तो कोई ना कोई अपनी चालबाजी करते ही रहता है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना के इस संकट काल में भी चीन वो करेगा जो आज की तारीख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वो कर रहा है। लेकिन भारत ने भी ठान लिया है, जिस तरह डोकलाम में एक कदम पीछे नहीं हटे थे, वही हाल लद्दाख में रहेगा। हम अपनी जगह पर कायम रहेंगे, हटना पड़ेगा पीछे तो सिर्फ चीन को। दुनिया चीन के फैलाए वायरस से लड़ रही है और चीन भारत से लड़ने पर जैसे चोरी चुपके उसने पूरी दुनिया में वायरस भेजा, वैसे ही साजिश के तहत अपने 5000 सैनिकों को लद्दाख की गलवा घाटी में उतार दिया। लेकिन सरकार के चट्टानी समर्थन के साथ सेना चीन को सबक सिखाने में जुट गई है। डोकलाम में चीन को पीछे ढकेलने वाली पीएम मोदी की रणनीति शायद चीन भूल गया है। इनके साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम, पुरुषार्थ, अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक जहां रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ। गलवा में जहां भारतीय चौकियां हैं, वहां भारत दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से अपने पोस्ट को जोड़ने वाली सड़क बना रहा है। यहां से लेकर पेंगोंग झील तक चीन के सैनिकों ने डेरा डाल दिया। आज तक संवाददाता शिवरूर और ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट की तस्वीरों के जानकार नाथन रूसर की ये तस्वीर दिखाती है कि गलवा घाटी से लेकर पेंगोंग झील तक अप्रैल में नदी के दूसरी तरफ का इलाका खाली था, लेकिन मई में वहां सैनिकों की मौजूदगी नजर आ रही है।
ये वो चीन के सैनिक हैं जो दोनों देशों के बीच समझौते को तोड़ते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। पिछले 5-6-7 साल से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। चाइना यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है 25 साल से, 30 साल से। तकरीबन 4000 किलोमीटर की उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से। नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों का जमावड़ा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हो गया था, जिसके बाद 5 मई को दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। चीन के सैनिकों ने कांटे वाली तार लगे डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उस झड़प में भारत और चीन के कई सैनिक घायल हो गए। जब हमने ये 2 प्रोटोकॉल बनाए, एक 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और एक 1996 में, उसमें बोला गया है कि गोली नहीं चलनी चाहिए। जो समस्या है उसका डिप्लोमेटिकली और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये लिखा हुआ है उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो पहली बात तो चाइनीज को ये समझाना चाहिए कि वो ये है। नहीं समझे तो फिजिकली उनको हटाओ वहां से। हाँ बिल्कुल। अगले कुछ दिनों तक दोनों तरफ के सैनिकों में झड़प होती रही, तनातनी बढ़ती गई। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 22 मई को लेह स्थित 14 कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे। इस दौरे की भनक किसी को नहीं थी। उन्होंने टॉप कमांडरों के साथ हालात का जायजा लिया और वापस लौट आए। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सीडीएस बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद थे। इस बैठक में सेना प्रमुख ने पीएम मोदी को बताया कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा की मर्यादा तोड़ने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए। ये समय कोरोना से लड़ने का है, डेवलपमेंट, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, वॉर का नहीं है। हम चाहते नहीं है कि कन्फ्रंटेशन हो किसी भी देश के साथ। हमारी पॉलिसी अमन शांति की है, लेकिन चाइना इस बात को समझे तो। चीन की एक-एक हरकत पर भारतीय सेना और वायुसेना की नजर थी। सैटेलाइट और ड्रोन लगातार उन पर नजर रख रहे थे। इस वजह से चीन ने झांसा देने के लिए एक चाल चली। पहले उसने नियंत्रण रेखा के अपने हिस्से में युद्धाभ्यास का नाटक रचा। इसी दौरान नियंत्रण रेखा पर भारत की चौकियों तक अपने सैनिकों को पहुंचाने के लिए उसने कीचड़ ढोने वाले ट्रकों का इस्तेमाल किया। ये ट्रक उसके इलाके में बन रही हवाई पट्टी के लिए कीचड़ की ढुलाई कर रहे थे। चीन ने अपने सैनिकों को इन ट्रकों में बिठाकर भारतीय चौकियों के सामने पहुंचा दिया। उसके बाद से ही दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने हैं। चीन की ये चालबाजी पकड़ी गई और अब मोदी सरकार ने सेना को इनसे निपटने की खुली छूट दे दी है। थल सेना ने गलवा घाटी और पेंगोंग सो इलाके में यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैनात कर दिए हैं। वहीं वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधि बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड इलाकों में उतारा है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तमाम चौकियों में सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रही है। सेना के आला कमांडर चीन को उसके इलाके में पीछे ढकेलने की रणनीति बना रहे हैं। मोदी सरकार और 2020 का नया हिंदुस्तान तीनों सेनाओं के साथ है। चीन लद्दाख में मुंह की खाएगा, उल्टे पांव वापस जाएगा। श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन को हैंडल करना है दरअसल तो सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं किया जा सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी ये जरूरी है, आर्थिक मोर्चे पर भी जरूरी है, और भारत उस दिशा में भी कदम आगे बढ़ा चुका है। चीन चकमा देते हुए लद्दाख में तो आ गया, लेकिन उसकी वापसी का मुकम्मल इंतजाम जल्द ही होने वाला है। 2020 की भारतीय सेना और 2020 की मोदी सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। चीन के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह तैयार है। ये वो चक्रव्यूह है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। अब इस चक्रव्यूह से चीन का निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। लद्दाख में चीन की नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने केवल सेना ही नहीं भेजी है, बल्कि उससे आगे का ऐसा प्लान तैयार किया है कि चीन तिलमिला जाएगा। चीन की विस्तारवादी सोच को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार पहला घेरा सामरिक यानी सेना की तैयारियों से जुड़ा है। चीन से निपटने में भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है। जरूरत है तो उसके हौसले को बढ़ाने की। ये हौसला पीएम मोदी ने
हमेशा ही बढ़ाया है। इसी हौसले के दम पर भारतीय सेना आंख दिखाने वाले चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। इस वजह से ही चीन तिलमिलाया हुआ है। हर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर इंकर्शन होने लगता है या कन्फ्रंटेशन इस मूव पे चाइनीज़ आर्मी आ जाती है, डिप्लॉयमेंट हो जाता है वहाँ पे। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करने दे रहे हैं उस क्षेत्र में। दौलत बेग ओल्टी का जो रीजन है लद्दाख का, वहाँ के ऊपर, तो ये बातें नहीं करी जाती। अगर उन्हें डिफरेंसेस हैं तो बातचीत करें। कोरोना वायरस के मामले में पूरी दुनिया के सामने चीन की फजीहत हो रही है। इसके बावजूद चीन अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। वहीं राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है। लेकिन ये सारी कवायद ध्यान बटाने की चाल है, जिसे मोदी सरकार बखूबी समझ रही है। चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। भारत ही नहीं, अमेरिका भी चीन की चाल को अच्छी तरह समझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता का ऑफर कुछ इस अंदाज में दिया कि उसे भारत के मामलों में दखल से ज्यादा भारत के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve this issue. यहां से चीन को घेरने वाली पीएम की रणनीति का दूसरा चक्रव्यूह शुरू होता है। ये चक्रव्यूह कूटनीति का है, जिसके चलते चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। जैसे उसने लद्दाख में दबंगई दिखाई, उसी तरह वो ताइवान के अधिकारों को कुचलने पर तुला है। लेकिन बुधवार को ताइवान की नई राष्ट्रपति साई इंगवेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवा ने ऑनलाइन शिरकत की, उन्हें बधाई दी। इससे चीन तिलमिला गया, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। हांगकांग में चीन की ज्यादतियों पर भारत मौन है, लेकिन अमेरिका लगातार चीन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके अलावा चीन को उसकी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने सबसे बड़ी चोट आर्थिक मोर्चे पर की है। ये उनका तीसरा चक्रव्यूह है। आज चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है, लेकिन कोरोना से उसकी ये ताकत टूटने वाली है। करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं। इनमें मोबाइल, मेडिकल उपकरण, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। एक तरफ तो भारत इन कंपनियों को अपने यहां आने का न्योता दे रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता का मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। अब दुनिया भर में सामान बेचने वाले चीन के हाथ से कंपनियां निकलने वाली है, वहीं भारत जैसा बाजार उससे छिन जाएगा। पीएम मोदी की रणनीति के तहत पड़ने वाली दोहरी मार से चीन त्राही त्राही कर सकता है। गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पूरी दुनिया के लिए इकलौता दुश्मन, लेकिन मोदी सरकार के सामने दुश्मन नंबर 3 वो है कोरोना, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। लॉकडाउन जैसे फैसले हुए हैं, उसके एक्सटेंशन पर विचार चल रहा है, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को यह भी बार बार समझाते हैं कि किस तरीके से हम आत्मसंयम से दूरी बनाकर अपना ख्याल रख सकते हैं। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। पूरी दुनिया के साथ साथ चीन से फैला कोरोना वायरस हिंदुस्तान तक पहुंचा, लेकिन शुरुआती घटनाओं के सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद कठोर कदम उठाए। पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अगर लॉकडाउन को सही समय पर कामयाबी के साथ लागू नहीं किया होता तो भारत में 15 अप्रैल तक 8 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की गिरफ्त में होते। सख्त फैसलों और राहत के चौतरफा उपायों की वजह से ही 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना वायरस अब तक बेकाबू नहीं हुआ है।
कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देश में सशक्त नेतृत्व है। पीएम मोदी ने न केवल समय पर देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को जनमानस का मंत्र भी बना दिया। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन केस दोगुना होने की दर अब भी काबू में है। सूत्रों की माने तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी विशेषज्ञों की 11 कोर टीमों के साथ रोजाना 17 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। समय समय पर पीएम मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की, उनके सुझावों को ध्यान से सुना और उनमें से अच्छे सुझावों के लिए उनकी खुलकर तारीफ भी की। आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। लॉकडाउन के पहले चरण में जहां उन्होंने जान है तो जहान का मंत्र दिया, वहीं दूसरे चरण के बाद उन्होंने वायरस से बचाव करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाने का संदेश दिया, जान भी जहान भी। राज्यों ने जहां फैसले लेने का अधिकार मांगे, वहीं समय समय पर रास्ता दिखाने के लिए उनकी तरफ ही देखा। अब लॉकडाउन 4 अंतिम पड़ाव पर है, तब एक बार फिर नजर उनकी तरफ है। दुश्मन नंबर 3 कोरोना से आगे की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करने वाले हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, जिस तरीके से देश के बाकी दुश्मनों से वो डील कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इस महामारी से लड़ने का एक मानवीय पहलू भी है, और वो मानवीय पहलू सीधा जाकर जुड़ता है हमारे प्रवासी मजदूरों से। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगने से भी संकोच नहीं किया, वो भी देखना अहम है। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। कोरोना से लड़ाई में लोगों को आने वाली मुश्किलों की पूरी खबर पीएम मोदी को थी, लिहाजा जिन्हें कष्ट पहुंचा उनसे माफी मांगने में वो नहीं चूके। जब मजदूरों ने अपने घर लौटने का फैसला कर लिया तो सरकार ने रेलगाड़ी के पहियों को घूमने की इजाजत दी, जो लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी थी। अब युद्ध स्तर पर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान करीब 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की सीधी सहायता पहुंचाई गई है। सरकार ने किसानों और महिलाओं के खाते में सीधे सहायता राशि हस्तांतरित की है। उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया। गरीबों के लिए मुफ्त राशन और गैस की व्यवस्था की गई। देश की ही नहीं, संकट की इस घड़ी में भी भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की मदद की, उन्हें दवाइयों की आपूर्ति की, सहयोगी देशों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भेजी। ये न केवल प्रयासों के स्तर पर बल्कि सोच के स्तर पर भी अभूतपूर्व है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।